नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ प्रीति योगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। पहले अपन ने किया था अवधी भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आज हम करने वाले हैं ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो परिचय। हिंदी परिवार की जिस बोली को हम ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं उसका संबंध ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश से है, जिसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं तथा बरेली सहित आसपास का काफ़ी बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाता है। इस भाषा का विकास पुरानी हिंदी के आसपास से ही किसी न किसी मात्रा और रूप में दिखाई देने लगता है। हालांकि काव्य भाषा के रूप में इसका तीव्र विकास भक्ति काल के उत्तरार्ध में हुआ। ब्रज भाषा के विकास को 4 चरणों में विभाजित करके समझा जा सकता है। कहने का मतलब कि ये जैसे कि ब्रज प्रदेश, ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र आता है? तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं, बरेली, जो कि यूपी के बहुत सारे क्षेत्र है वहाँ का है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रज प्रदेश भी कहते हैं या फिर ब्रज मंडल भी कहते हैं। और इसी को भक्ति काल उत्तरार्ध में ब्रज भाषा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो पहला है सुरपूर्व युग, दूसरा है सूरदास का युग, तीसरा रीतिकाल और चौथा है रीतिकाल के पश्चात का युग। तो अपन एक एक के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हो गया सुरपूर्व युग की ब्रज भाषा। सुरपूर्व युग की ब्रज भाषा। ब्रज भाषा शब्द का उल्लेख यद्यपि 16वीं शताब्दी में पहली बार हुआ, तथापि किसी न किसी रूप में इसकी भाषिक प्रवृत्तियां पहले भी दिखाई देती हैं। इसके विकास का पहला चरण है जिसमें अन्य सभी आधुनिक बोलियों की तरह ब्रज भाषा भी पुरानी हिंदी से विकसित हो रही है। तो पहला की ब्रज भाषा, जैसे कि सुरपुर युग की ब्रज भाषा के हिसाब से ब्रज भाषा 16वीं शताब्दी में पहली बार विकसित हुई थी। और फिर इसका मतलब आधुनिक बोलियों के अंदर ब्रज भाषा पुरानी हिंदी से ही विकसित हुई। ब्रज भाषा का विकास कहाँ से हुआ? तो पुरानी हिंदी से ही हुआ। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। जैसा कि ये शौरसेनी अपभ्रंश का एक प्रकार है। जो अपने अपभ्रंश भाषा पढ़ी थी ना, उसकी शौरसेनी अपभ्रंश उसका एक प्रकार है या उसका भेद है। और ब्रज भाषा का विकास ही शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। ठीक है। शौरसेनी, अगर किसी को पता नहीं हो शौरसेनी अपभ्रंश क्या होता है, और अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पहले वाले सारे वीडियो आप देखोगे ना, तो आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ शौरसेनी अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली, ये सब मैंने विस्तार से सब करवा रखी है, सब भाषाएं। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। आरंभिक काल में ब्रज भाषा का मिश्रित रूप प्राकृत, पेंगलम तथा उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण आदि रचनाओं में थोड़ा बहुत दिखता है आरंभिक काल में। फिर पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक अंशों की भाषा भी ब्रज भाषा से मिलती जुलती हैं। किनकी? पृथ्वीराज रासो की, जो कि बहुत बड़े कवि हैं। ब्रज भाषा का आरंभिक मिश्रित रूप नाथ योगी जलंधर द्वारा रचित इस पद में देखा जाता है। जलंधर नाथ द्वारा रचित इसके अंदर माना जाता है। और नाथ योगी जलंधर महाराज ये बहुत बड़े साधु थे। तो इनका भी एक मिश्रित रूप माना जाता है। ब्रज भाषा का आरंभिक मिश्रित रूप माना जाता है नाथ योगी जलंधर नाथ का। ठीक है। फिर हो गया जोगी, इनका एक उदाहरण है। जोगी सोई जान ये जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाए ये कहे मछिंदर नाथ। इनके कहने का मतलब कि जो जोगी या फिर योगी या फिर बोले कि जैसे कि साधु लोग होते हैं, वो पूरे जग में क्या उसको पूरा जग जानता है। और फिर उसका कि वो एक निरंजन की पूरा अपने गुरु मछिंदर नाथ, तो उनको एक पूरे दिन उनका जाप करते रहते या फिर इधर उधर उनका काम यही होता है, तपस्या करना, घूमना, लोगों का उद्धार करना, वो चीज़। ये भी भगवान के रूप में माने जाते हैं मच्छिंद्र नाथ को या फिर जलंधर नाथ जी महाराज को। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय
आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को दिया जा सकता है। ब्रिज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग किसको दिया जा सकता है? आदिकालीन जो कवि है अमीर खुसरो, उनको दिया जाता है। यद्यपि उनकी भाषा में फारसी, खड़ी बोली, अवधी तीनों भाषाएं परंपराएं मिलती हैं, भाषिक परंपराएं मिलती हैं। उनकी भाषा में फारसी, खड़ी बोली और अवधी तीनों भाषिक परंपराएं मिलती है, इसीलिए उनको मतलब उनका एक स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ब्रिज भाषा के मधुर रूप का आभास कराते हैं। उदाहरण के लिए खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग, तुन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग, मेरा श्रृंगार करावत आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन ने को उ दिशा, क्यों सखी साजन ना सीख सकी शीशा। तो ये अमीर खुसरो जो कवि है उनका एक उदाहरण है। सूरदास के आगमन से पहले कुछ और कवि ब्रिज भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं सूरदास के आने से पहले। उदाहरण के लिए सुधीर अग्रवाल 1354 ईस्वी में प्रद्युमन चरित्र की रचना की। किसने? सुधीर अग्रवाल ने। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने कुछ पदों की रचना की, महाराष्ट्र के संत नामदेव। फिर है विष्णुदास ने रुक्मणी मंगल तथा शेष रचनाओं को प्रस्तुत किया, तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव से लेकर 5वें गुरु अर्जुन देव तक सभी ब्रिज भाषा की अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया। जैसे कि सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव से लेकर 5वें गुरु अर्जुन देव तक सभी ब्रिज भाषा का ही अलग अलग शैलियों में विकास किया, प्रयोग किया। उदाहरण के लिए गुरु अर्जुन देव की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रिज भाषा कही जाती है। उनकी जो गुरु अर्जुन देव की भाषा जो पंजाबी और ब्रिज भाषा मिश्रित कही जाती है। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध किरियाते सुखा हरिया, कि उनके कहने का मतलब कि जन्म जन्म के बिछड़े हुए कैसे मिलते हो और कैसे अपना हरि के प्रति अपना सुख या फिर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। फिर है, अब आ जाता है सूरदास युग। पहला युग हो गया कंप्लीट। फिर आ जाता है सूरदास युग। सूरदास के पूर्व ब्रिज भाषा कविता में प्रयुक्त तो होने लगी थी। सूरदास के पहले ब्रिज भाषा कविता में प्रयुक्त होने लगी थी, किंतु उससे चरमोत्कृष्ट पर ले जाने का श्रेय सूरदास को ही जाता है। मतलब पहले प्रयोग तो होने लगा था ब्रिज भाषा का सूरदास के पहले, पर उसको चरमोत्कृष्ट, उसको मतलब पूरा उद्घाटन, उसका पूरा इस्तेमाल ही सूरदास को ही मतलब उन्होंने ही किया था, सूरदास जी ने ही किया था। भाषा वैज्ञानिकों का यह निश्चित मत है कि जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ब्रिज जाकर गोकुल और गोवर्धन को अपना केंद्र बनाने का निश्चय किया, उसी दिन से ब्रिज भाषा का भाग्योदय हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें सूरदास के अतिरिक्त 7 अन्य कवियों को शामिल किया गया। सारा कृष्ण भक्ति काव्य ब्रिज भाषा में ही रचा गया। जो अब जैसे कि पूरा जो कृष्ण भक्ति काव्य था वो किस भाषा में? ब्रिज भाषा में ही लिखा गया है। सूरदास ब्रिज भाषा के सफलतम कवि है और सूरदास जी ब्रिज भाषा के सफलतम कवि हैं। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार जायसी और तुलसी को पाकर अवधि धन्य हो गई थी, उसी प्रकार सूर को पाकर ब्रिज भाषा धन्य हो गई। जिस प्रकार पहले अपन ने पढ़ा जायसी और तुलसी को पाकर अवधि भाषा क्या धन्य हो गई थी, और उसी प्रकार ब्रिज भाषा सूरदास को पाकर धन्य हो गई थी। कहने का मतलब इतना ही है कि ब्रिज भाषा का उद्घाटन या फिर बोले तो उनका जन्म ही सूरदास जी के द्वारा ही हुआ है। सूर ने ब्रिज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। सूर ने ब्रिज भाषा में कितने पदों की रचना की? 1.25 लाख पदों की। सुर की भाषा का महत्व इस बात में है कि वह कई क्षेत्रों से जुड़ी होकर भी एकदम स्वाभाविक है, और काव्य भाषा ब्रिज भाषा का आरंभिक उदाहरण होकर भी चरम रूप से सफल भाषा है। इसी स्थिति को देखते हुए आचार्य शुक्ल को कहना पड़ा कि चलती हुई ब्रिज भाषा में सबसे पहली साहित्य कृति इन्हीं को मिलती हैं, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती हैं। सूर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वे
मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं है। सूर की भाषा सिर्फ आरंभिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी भाषा इतनी सफल रही कि आचार्य शुल्क को कहना पड़ा, मतलब कि सूरदास जी की भाषा मतलब आरंभिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, वो गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी भाषा बहुत सफल हुई। तो आचार्य शुल्क जी ने कहा कि ये रचना इतनी प्रगल्भ और कलापूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी से जान पड़ती हैं। कहने का मतलब कि सूरदास जी की रचना मतलब इतनी प्रगल्भ और कलापूर्ण, इतनी अच्छी या फिर कलापूर्ण की मतलब उनकी इतनी मतलब उन कलापूर्ण अलग अलग विचारों वाली तो है कि उनको आगे कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी सी जान पड़ती है कि अगर कोई पढ़ेगा ना श्रृंगार और वात्सल्य तो ऐसा लगेगा कि ये सुर के द्वारा ही मतलब बनाई गई हैं, सूरदास जी के द्वारा ही बनाई गई है या फिर उनकी ही झूठी हो है। या फिर सूरदास ने ब्रज भाषा के उसी रूप को नहीं लिया जो सामान्य रूप से बोलचाल की थी। भाषा को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने जेही तेही जैसे अवधि प्रयोग, गोड़, आपन, हमार जैसे पूर्वी प्रयोग तथा महंगी प्यारी जैसे पंजाबी प्रयोग भी इसमें शामिल किए। सूरदास जी की भाषा सबसे बड़ी विशेषता उनकी चित्र निर्माण की क्षमता में है। हिंदी के किसी भी अन्य कवि की तुलना में उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पूरी चित्रात्मकता के साथ व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। और सबसे ज़्यादा सूरदास जी का मतलब कि उनकी कविताओं का समझाना एक चित्रात्मक मतलब उनकी बातें पूरी एक चित्रात्मक चित्र के द्वारा समझाते हैं और ऐसा बाकी कोई कवि नहीं करते। संगीतात्मकता उनकी भाषा का दूसरा प्रमुख गुण है। लय, ताल और तुक आदि पर सूरदास का इतना गहरा अधिकार था कि उनकी सारी कविताएं बहुत स्वाभाविकता के साथ गहनता को धारण करती हैं। आचार्य शुल्क के अनुसार सुर ने ब्रज भाषा का प्रयोग 3 शैलियों में किया: तत्समी शैली, मुहावरों, लोकोक्तियों की शैली तथा वाग्दिग्धा की शैली। आचार्य शुल्क के अनुसार सूरदास जी ने 3 शैलियों के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया। एक तो तत्समी शैली, मुहावरा, लोकोक्तियों की शैली और है वाग्दिग्धा की शैली। सभी समीक्षक इस बात पर सहमत है कि वाग्दिग्धा की शैली सूरदास ने विकसित की और उसने ब्रज भाषा में एक नए तेवर को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहे दे बुझती साँझ ने हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। का कहने का मतलब कि निर्गुण, वो यही बोलते हैं कि देश के अंदर कौन निर्गुण है, वो हंसकर समझाते हैं कि कौन मतलब कि कौन निर्गुण है, कौन बासी है, कि सब जनक जननी और नारी दास सब एक प्रकार के हैं, कोई पर्टिकुलर एक नहीं है या फिर कोई जैसे कि एक के बारे में नहीं कहा है। सूरदास की विशेषता नए नए विषयों पर लिखना नहीं। सूरदास जी की विशेषता क्या कि नए नए विषयों पर लिखने का नहीं था, सीमित विषयों पर नए नए तरीके से लिखना रही है। उनकी विशेषता क्या थी? नए नए विषयों पर लिखना नहीं थी, एक ही विषय पर नए नए तरीकों से लिखना थी। स्वाभाविक रूप से उनका अप्रस्तुत विधान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उपमा और उत्प्रेक्षा करना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्ल जी के शब्दों में सुर को उपमा देने की जग सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। इसके बावजूद उपमानों की दृष्टि से सुर की कविता निसंदेह श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए उनका एक पद देखा जा सकता है: निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिली के हवे, गई श्याम श्याम की पाती। सूरदास के साथ अष्टछाप के अन्य कवि भी ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना कर रहे थे
और सूरदास जी ने सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ही की है। उनकी चर्चा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सूरदास के साथ परमानंद दास, नंद दास और कुंभन दास ऐसे 3 कवि जिनकी भाषा अत्यंत विकसित एवं प्रभावशाली हैं। परमानंद दास की भाषा अत्यंत भाव प्रवण है। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का ब्रज भाषाकरण किया है। उनकी भाषा ब्रज भाषा की मिठास से भरे शब्दों जैसे मटुकिया, लकुटिया, अचरा आदि शब्दों से भरी है। फिर नंददास की भाषा की विशेषता उसके माधुर्य और लोक प्रचलित शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग में है। उन्होंने तत्सम शब्दों का बड़ी संख्या में प्रयोग किया है, किंतु जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत शब्दों को अवधि के प्रभाव में ढाल दिया था, वैसे ही नंददास ने उन्हें ब्रज भाषा के सांचे में डाल लिया है। जैसे योग के लिए जोग, सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म इत्यादि। इन दोनों कवियों की कविताओं का एक उदाहरण हैं, जो उनके गुण नाही और गुण भय काहे ते, बीज बिना तरु जमे, मोहि तुम कहो कहाँ ते। यह है नंददास। मोहन वह क्यों प्रीति बिसारे, कहत सुनत समुझत, उर अंतर दुख लागत है भारी। तो यह है परमानंद दास। जिस समय ब्रज प्रदेश में अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्य की रचना कर रहे थे, ठीक उसी समय कुछ अन्य कवि ऐसे भी थे जो अष्ट छाप से संबंधित न होते हुए भी कृष्ण भक्ति काव्य को रचना में रत थे। इन कवियों में मीरा, रहीम और रसखान का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मीरा की भाषा में ब्रज भाषा का राजस्थानी मिश्रित रूप दिखाई देता है मीरा का, जबकि रहीम की भाषा काफ़ी स्वच्छ और प्रवाहमयी ब्रज भाषा है। इन दोनों कवियों को भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि मीरा जो थी वो भी ब्रज भाषा में ही थी, पर उनका ब्रज और राजस्थानी मिश्रित था। फिर रहीम की भाषा भी काफ़ी स्वच्छ और प्रभावी। उनका एक उदाहरण हो गया मीराबाई का उदाहरण, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं ते अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भवई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। तो ये हो गया मीराबाई का कि मीराबाई पग उनकी खुद की मीराबाई पग घुंघरू बांध नाची रे, और मीराबाई क्या कृष्ण भगवान की दासी थी वो। तो मतलब लोग अलग अलग बात बोलते थे। कोई लोग बोलते थे कि मीरा एक बावरी, मतलब कि बावरी, या फिर वो कि जैसे कि बावली हो गई है कि वो, और कोई उसको कुल नासी बोलते थे कि ये तो कुल से ही नासी है, मतलब कुल की, मतलब वो एक अब शब्द बोलते हैं ना, वो चीज़ बोलते थे। फिर है रहीम का, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिनु ने उभरे, मोती मानुष चून। कि रहीम का है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, की पानी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी कुछ भी नहीं है। ना तो कोई मोती उग सकता है, ना कोई मानुष जी सकता है, ना फिर कोई उभर सकता है या फिर जी सकता है, कोई भी नहीं। तो उनका यह है उदाहरण। सूरदास के समय में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के साथ साथ राम भक्ति काव्य धारा में भी कुछ न कुछ मात्रा में ब्रज भाषा के प्रयोग हो रहे थे। यद्यपि राम भक्ति काव्य धारा का मूल संबंध अवधि से रहा है, इसके बावजूद तुलसी जैसे रचनाकारों ने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी की हैं। तुलसी का जितना गहरा अधिकार अवधि पर था, उतना ही ब्रज भाषा पर ही। सुर और तुलसी की ब्रज भाषा की तुलना करें तो हम पाते हैं कि सुर की तुलना में तुलसी की भाषा में तत्समता की मात्रा अधिक है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि उनकी जन भाषा के माधुर्य से वंचित थी, उनकी भाषा जन भाषा के माधुर्य से वंचित थी। वास्तविकता यह है कि तुलसी की भाषा में दोनों भाषिक शैलियों की मधुरता संगनित होकर व्यक्त हुई है। कवितावली में संकलित उनके एक पद को इस भाषा के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबे सद्धि भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नाही।
तो यह मतलब ये हो गया सूरदास काल हो गया। अब है रीतिकालीन काव्य में ब्रज भाषा का विकास। रीतिकालीन सूरदास कालीन हो गया। अब है रीतिकालीन काव्य में ब्रज भाषा। सूरदास या भक्ति काल के बाद जबकि अवधि का विकास प्राय रुकने लगा था, सूरदास के और भक्ति काल के बाद अवधि का विकास रुकने लगा था और खड़ी बोली के विकास के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे, ब्रज भाषा में अपने विकास के चरम काल का अनुभव किया। भक्ति काल के बाद उत्तर मध्य काल या रीति काल में ब्रज भाषा काव्य भाषा के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। इस बिंदु पर आकर ब्रज भाषा अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यापकता धारण करने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण हिंदी प्रदेश की काव्य भाषा के पद पर आसीन हो गई। इस बात का संकेत करते हुए कविवर भिखारी दास कहते हैं, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी है सो जानिए। ब्रज भाषा ही ब्रजवास का एक अनुमान है, या फिर ब्रजवास का अनुमान ही एक ब्रज भाषा है, ऐसे ऐसे कवि है कि आप जान भी नहीं सकोगे। भक्ति काल में ही ब्रज भाषा का विशेष क्षेत्र लगभग निश्चित हो चुका था। श्रृंगार तथा वात्सल्य जैसे कोमलतम भावों की विशेष संप्रेषण क्षमता इस भाषा में विकसित हो चुकी थी। जिस तरह से अवधि का संबंध नैतिकता और लोक मंगल से हो गया था, उसी प्रकार ब्रज भाषा मूलतः सौंदर्य और श्रृंगार जैसे विषयों की प्रतीक बन चुकी थी। क्योंकि रीतिकाल में आरंभ से अंत तक श्रृंगार पक्ष की प्रधानता रही, इसीलिए स्वाभाविक था कि यह काल ब्रज भाषा की केंद्रीयता का काल बना। इस युग में भक्ति काल की तुलना में एक और विशेष स्थिति पैदा हुई। भक्ति काल में कवि मूलतः भक्त थे, गौणतः कवि। इस वजह से वे प्राथमिक रूप से भक्ति के प्रति दायित्व महसूस करते थे, न कि कविता के प्रति। सूरदास जी दृष्टिहीन थे, उनको दिखता नहीं था, फिर भी वो ब्रज भाषा के इतने बड़े कवि थे। दृष्टिहीन होने के कारण भी यह समस्या रही कि वे चाहकर भी अपने काव्य शिल्प का सजग मूल्यांकन नहीं कर पाए। दृष्टिहीन होने के कारण वे चाहकर भी अपनी काव्य शिल्प का सजग मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। रीतिकाल में श्रृंगार और सौंदर्य पर पड़ा हुआ भक्ति का आवरण हट गया और काव्य रचना के क्षेत्र में लोग आए जो मूल रूप से कवि थे तथा जिनका उद्देश्य कवि के रूप में अपने महत्व की स्थापना करना था। इसीलिए इस काल में ब्रज भाषा गहरे कलात्मक विवेक से युक्त हुई और नित्य नए प्रयोगों के माध्यम से अपनी चरम संभावनाओं को उपलब्ध कर सकी। इस बदलते हुए दृष्टिकोण की घोषणा भिखारी दास ने स्पष्ट शब्दों में की है। आगे के सुकवई रीजी है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई को सुमरिन तो बहानो है। रीतिकाल में ब्रज भाषा के प्राय दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप प्राय रीतिकाल और रीतिबद्ध कवियों की भाषा में दिखता है, जबकि अलंकारिता, सजगता और चमत्कार प्रियता की प्रवृत्तियां बहुत व्यापक रूप में परिलक्षित होती हैं। ये भाषा अति सजग किस्म की भाषा है। इस भाषा शैली के सबसे सफल प्रयोक्ता हैं कविवर बिहारी लाल। भाषा की समास क्षमता और भावों की समाहार क्षमता का इन्होंने इतना सफल प्रयोग किया कि इनकी ब्रज भाषा के दोहे उर्दू के शेरों की मात देने लगे। इसी शिल्प पर मुग्ध होकर जॉर्ज ग्रियर्सन को कहना पड़ा कि पूरे यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर पाती। बिहारी की इसी चमत्कारिता शैली का एक उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जा सकता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैने नू ही सो बात। रीतिकाल में ब्रज भाषा की दूसरी शैली घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों के काव्य में दिखती हैं। ये कवि भी प्रेम मार्ग के कवि हैं, किंतु ये अपने प्रेम और कविता की सार्थकता के प्रति गहरी जवाबदेही महसूस करते हैं। इनके यहाँ प्राय सहज शिल्प है। इनकी भाषा सुनकर व्यक्ति चमत्कृत नहीं होता, बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुँच जाता है। संवेदनशीलता की दृष्टि से इनकी भाषा ब्रज भाषा के चरण स्वरूप को व्यक्त करती हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा में अलंकार भी आते हैं तो चमत्कृत करने के स्थान पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आचार्य शुल्क ने इनकी ब्रज भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में
और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता तथा माधुर्य भी अपूर्व है। गणानंद की भाषा के दो उदाहरण हैं। यह कैसो संयोग न सूझी परे, जो वियोग ने क्यों हूँ बिछोहतु है। अति सुदो सन्हे को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो ला, मन लेहु में तेहु छटांक नहीं। रीतिकाल के पश्चात ब्रज भाषा का विकास। अब रीतिकाल के पश्चात ब्रज भाषा का विकास। कुछ विद्वान रीतिकाल की समाप्ति के साथ ही ब्रज भाषा की समाप्ति को स्वीकार कर लेते हैं। रीतिकाल की समाप्ति के साथ ही, जबकि वास्तविकता यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक काव्य रचना में ब्रज भाषा का ही वर्चस्व बना रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खड़ी बोली ब्रज भाषा से आगे निकलने लगी, तब भी प्राय सभी कवि कविता के लिए ब्रज भाषा को अधिक महत्वपूर्ण मानते रहे। स्वयं भारतेंदु ने एक स्थान पर लिखा है, मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चय होता है कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है। भारतेंदु के साथ साथ इस काल के अन्य प्रमुख कवि जैसे प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण, प्रेमगन, अंबिका दत्त, व्यास की ब्रज भाषा को ही कविता के लिए उपयुक्त मानते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि ओद और श्रीधर पाठक जैसे खड़ी बोली के समर्थक भी आरंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करते रहे। इस समय के कवि प्राय गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, जबकि कविता के लिए ब्रज भाषा का। भारतेंदु द्वारा भारत दूरदर्शन नाटक में रचित गीत के उदाहरण से ब्रज भाषा की उपस्थिति को समझा जा सकता है। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा ने देखी जाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही खड़ी बोली ने काव्य भाषा का पद भी ग्रहण कर लिया और ब्रज भाषा को यह पद छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद इस शताब्दी के पहले 2 दशक में कई कवि ब्रज भाषा के प्रति अपना आकर्षण छोड़ नहीं सके और उसमें रचनाएं करते रहे। ऐसे कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर और पंडित सत्यनारायण कविरल प्रमुख हैं। रत्नाकर जी की भाषा भक्तिकाल और रीतिकाल के महान कवियों की तरह परिमार्जित और दोष मुक्त है, जबकि कवि रत्न जी की भाषा बोलचाल की ब्रज भाषा के काफ़ी निकट है। 1918 में हिंदी साहित्य में छायावाद के आगमन के साथ ही ब्रज भाषा अंतिम रूप से काव्य भाषा के पद से उतर गई। दरअसल छायावाद से पहले खड़ी बोली यह आरोप लगता रहा है कि यह भाषा काव्योचित माधुर्य और लालित्य को धारण नहीं करती, लेकिन छायावाद में प्रयुक्त खड़ी बोली ने व्यवहारिक स्तर पर इस तर्क का खंडन कर दिया। इस बिंदु पर आकर खड़ी बोली को सहज रूप से हिंदी प्रवेश की स्वीकृति प्राप्त हो गई। पल्लव 1927 ईस्वी की भूमिका में पंत ने कठोर शब्दों में ब्रज भाषा का विरोध था। खड़ी बोली का समर्थन इन शब्दों में किया, अभिव्यक्ति को अब ब्रज की छींटदार चोली जो कि फट चुकी है नहीं ढक सकती है, उसे अब क्रांतिकारी के तेवर वाला चोला चाहिए। यद्यपि छायावाद के आरंभ के बाद ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रचलित नहीं रही, तथापि ब्रज क्षेत्र के अनेक कवि ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे। रमाशंकर शुक्ल, रसाल, नारायण चतुर्वेदी एवं वियोगी हरि तो इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ही। जगदीश गुप्त और सोम ठाकुर जैसे प्रतिष्ठित हिंदी कवियों ने भी सीमित रूप से ब्रज भाषा काव्य की रचना की है। तो ये अपने 4 भेद कंप्लीट होते हैं। अब 4 भेदों का निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रज भाषा पुरानी हिंदी से अमीर खुसरो के आगमन तक कुछ मिश्रित रूप में दिखाई पड़ती है। अमीर खुसरो से सूरदास के आगमन उसकी एक निश्चित किंतु गौण साहित्यिक परंपरा विकसित हुई। भक्तिकाल और रीतिकाल में वे अलग अलग विषय क्षेत्रों में काव्य भाषा के चरम स्वरूप का दीर्घ दर्शन कराती हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में खड़ी बोली गद्य भाषा की तुलना में कविता की भाषा के रूप में अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में कुछ विशेष कविता के यहाँ काव्य भाषा बनी रही तथा उसके बाद सिमट कर पुनः अपने भौगोलिक क्षेत्र ब्रज मंडल के कुछ कवियों की बोली के रूप में
सीमित हो गई। इतने बड़े परिवर्तनों से भरा हुआ इतिहास कम ही भाषाओं का होता है। तो ये उसका निष्कर्ष हो गया ब्रिज भाषा का, चारों वेद का। फिर है काव्य भाषा के रूप में ब्रिज भाषा का स्वरूपगत विकास। तो अपन काव्य भाषा ये स्वरूप विकास अपन कल करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन ये कल करेंगे। तो आज तक यहाँ तक का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये मेरे जो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है योगी IAS वीडियो करके, आप उसके ऊपर ज्वाइन करके ये मतलब कि PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।